एवरेस्ट चढ़ने के 2 रूट हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, चाइना साइड से, नेपाल साइड से, राइट? तो बेस्ट रूट कौन सा है? साउथ साइड। साउथ साइड, हाँ। जो हमारा नेपाल वाला है। हाँ। ओके, तो हमको अगर जैसे कोई इंडिया से जा रहा है, तो हम पहले नेपाल लैंड करेंगे हम्म। और वहाँ से फिर हम शुरुआत करेंगे, बेस कैंप तक जाएंगे। हाँ, मतलब लुकला एयरपोर्ट से आपने जाते हो। लुकला एयरपोर्ट की फ्लाइट भी दुनिया की सब सेकंड डेंजरस फ्लाइट्स में से आती है। बादलों से टकराती है, थर थर आपकी फ्लाइट छोटे से हेलीपैड पर धड़ से गिरती है। तो वो अपने आप में एडवेंचर वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से जो 14 दिन का ट्रैक होता है, हम अलग अलग स्टॉप पे ट्रैक करने के बाद नामचे बाजार, डिम्बूचे करने के बाद गोरक्षे पहुँचते हैं। गोरक्षे के बाद फिर हम काला पत्थर पहुँचते हैं। काला पत्थर के बाद हम लोग हमारे एवरेस्ट बेस कैंप 5300 मीटर पे पहुँचते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद भी देखते हैं कि एवरेस्ट बेस कैंप बेस नहीं है, वहाँ पे भी दिल धक 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 ऐसा धड़कता है जैसे 16 मंजिला इमारत किसी ने दौड़ा के चढ़ा दिया हो। सो वो फील बेस कैंप तक भी वैसा ही हो पाता तो बेस होता कैंप है। में कितना टाइम लगता है बेस कैंप तक चढ़ने में? 14 दिन। 14 दिन पूरे लग जाते हैं। ओके, फाइनली आपने एक कंपनी डिसाइड कर ली, आप बेस कैंप लेके आ गए अपने आप को, अब नेक्स्ट क्या? अब हमारी कुंभ ग्लेशियर की पूजन होगी। ओके, 3-4 दिन बाद हमारे सारे इक्विपमेंट रखा जाएंगे और वहाँ पे सब लोगों को आप मतलब आप बियर नहीं भी पीते हैं तो भी वहाँ एक एवरेस्ट बियर होती है, उसको आपको ऐसे उंगली डाल के ऐसे टच करना पड़ता है। मतलब वैसे कंपलसरी, वैसे फिर सबके ऊपर ऐसे छिड़कते हैं। फिर आटा टाइप का कुछ होता है, वो गालों पे लगाया जाता है। लांबा आते है, घंटी बजती रहती है। हम सब सारे क्लाइंबर वाइट पत्थर चुनते हैं उसी मेल्ट हमारा जो ग्लेशियर होता है उसमें से आसपास, उसकी एक वो बनाते हैं। पर्वत देवता की पूजन करते हैं। कोई किसी अलग अलग नाम दे सकता है। मैंने कहा ना, जो नास्तिक व्यक्ति भी है वो भी करता है। वो भी बैठता है वहाँ पे। वो उसको पता नहीं क्या फीलिंग होती है। हमको लगता है कि तब तक हम लोगों को एक्सपीडिशन स्टार्ट नहीं करने, उसके बाद सबका रूट ओपन होता है। जो रोप फिक्सिंग टीम है उसके बाद हम लोग पूजन के बाद ही ऊपर जाते हैं। ओके, मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ ये बताती हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट है चढ़ने के लिए। हाँ, सो हम लोगों की वेदर विंडो ओपन होती है। ओके, सो हम लोग हमेशा किंटन कूल एक बहुत बड़े मशहूर क्लाइंबर है, हम लोग हमेशा उनकी विंडो फॉलो करते थे कि उन्होंने क्या अपडेट दिया है, क्या हुआ। क्योंकि इससे पहले हम लोग पूरा रिसर्च करके जाते हैं कि कई सारे एक्सपीडिशन इसलिए फेल होते हैं कि वो वेदर विंडो सही, आपका पूरा एक्सपीडिशन सही जा रहा है पर आपने वेदर विंडो या डेट सही नहीं चुनी, तो आपको पूरा एक्सपीडिशन धरा का धरा रह जाएगा। राइट। सो वेदर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक आम व्यक्ति यदि कोई सुन रहा हो तो ये इस तरह से है कि एक व्यक्ति किसान है, अब उसने बारिश तो हो गई है, बारिश के बाद उसको बुआई कब करनी है और बुआई मालूम करने होना उसको चाहिए। पता होना चाहिए। या तो बहुत जल्दी बारिश हो जाएगी तो सारे जो बीज है आ वो जाएंगे। रोपा जाएंगे, ठीक है, या इतने दिन नहीं आएगी कि पूरे बीज सूख जाएंगे। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि बीज बोने के कुछ दिन बाद हल्की फुहार वाले छोटी छोटी बारिश कब होगी ताकि हमारे बीज अच्छे से बन के फसल बन सके। राइट, तो और रिस्क भी लेना पड़ेगा। मतलब रिस्क कैसे लेंगे? बादलों को देख के लेंगे। तो पहाड़ों पे भी बादलों को हम देख कर ही वो रिस्क लेते कि हमें चढ़ाई असली समिट पुश कब शुरू करना पड़ता था। हमारे 4 कैंप होते। वेदर विंडो ओपन होने से पहले हम लोग एक्मेटाइजेशन का पीरियड करते हैं, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, ताकि हमारा शरीर उस एल्टीट्यूड पर रहने के लिए बने। ये एक्मेटाइजेशन ऐसा होता है जैसे गर्मी के बाद बारिश शुरू होगी तो हम लोग कितने बीमार पड़ते हैं, पर कुछ दिन में हम लोग हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। राइट। तो एक्मेटाइजेशन का पीरियड ऐसे होता है कि हम जाते हाई पे हैं, थोड़ा सोते लो पे हैं, हमें उल्टियाँ होती हैं, हमें माउंटेन सिकनेस फील होती है, हमें सपने आना बंद हो जाते हैं क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है। 14 घंटे लगातार चढ़ने के बाद सबसे दुनिया का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कुंभू ग्लेशियर। पॉपकॉर्न जैसी बड़ी बड़ी कमरे की जैसी पिलर से बड़ी बड़ी आइस के पिलर्स होते हैं, अलग अलग लेडर्स लगे होते हैं। उनको पार करने के बाद कभी भी किसी भी समय लांच आ सकता है। रात को जाते हैं ताकि स्नो हार्ड रहे, क्रैम्पोन एकदम ऐसा लगता है छिपकली की पेड़ की तरह आगे चल रहे हैं, रुक नहीं सकते क्योंकि और भी क्लाइंबर पीछे आ रहे हैं। सांस नहीं आती, 3 बार में सांस को फिर से ब्रीथ को कंट्रोल करना है। बेबी स्टेप बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटे बच्चे की तरह छोटे छोटे कदम लेके कंटिन्यू फॉलो करना है। बार बार देखते अभी तक नहीं पहुँचे। तो ये 14 घंटे मतलब कैंप 1 पहुँचने के बाद टेंट लगाना, एज ए वूमन कंटिन्यू 2 महीने पीरियड आते रहना, रैशेज हो जाना, इन सब को फेस करने के बाद हम वो पहुँचते हैं, उस साइड पे पहुँचते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये रोटेशन हमारे लिए इतना कीमती होता है कि ये बताता है पहला रोटेशन कि अब ये आदमी जाने लायक ऊपर है या नहीं है। ओके, तो जो पहली बात ये है कि शेरपास कौन होते हैं? उनको तो हम लोग मतलब मैं तो माउंटेन्स के रियल हीरो मानती हूँ।
रियल हीरो, वो कुंभू रेंज में रहते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप कहोगे कि वाओ! शेरपाज़ थोड़े छोटे कम हाइट के होते हैं, काफ़ी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि बचपन से ही पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। लंग्स मतलब मैंने डिस्कवरी पे देखा था कि हमारे लंग्स उनके बड़े होते हैं। तो मुझे अच्छा। ये तो नहीं पता, पर मैंने ये देखा कि हाँ, हमारा ऑक्सीजन लेवल अलग आता है, उनका ऑक्सीजन लेवल अलग आता है। और वो कहते हैं दाल भात पावर 24 आवर्स, खुश रहते हैं। आपकी जान जा भी सकती है उनकी वजह से और आपकी जान बच भी सकती है उनकी वजह से। वो प्रकृति के इतने पास रहते हैं पर्वत देवता के, उनको पता होता है कि कहाँ हिडन क्रेवासेस है, कहाँ अनहिडन क्रेवासेस है। उन्हें पता होता है कि किस समय अवलांच आने वाला होता है। सो कई बार अनट्रेंड शेरपास भी अब जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर एकदम आ रहे हैं। पर बहुत हद तक मुझे तो, मैं कहती हूँ ये मुझे देवदूत मिले थे जिनकी वजह से मैं वापस ज़िंदा आ पाई। तो शेरपास तो रियल माउंटेन्स हीरोज़ होते हैं। ओके। तो शेरपाज़ का काम क्या होता है जनरली? गाइड, रूट बताना। ओके। आपसे 5 मीटर आगे चलते हैं जो आपको रूट बताते हैं। और आपको बूस्ट अप भी देते रहते हैं मॉरली? हम कर दोनों सकते एक हो? दूसरे को देते रहते, वैसे तो मैं और मेरा शेरपा तो देते रहते थे। तो मेरा शेरपा दाई मुझको बहिनी बहिनी ऐसे बोलते रहते थे, बहिनी ऊपर मत देखो, पाँव के पास देखो, चलते रहो। मैं ऊपर देखती हूँ, बोला अरे इतना बचा है दाई, इतना बचा है दाई। तो फिर वो मुझको बोलते थे नीचे देखो, नीचे देखो। तो शेरपाज़ आप चूज़ करते हो या आपको अलॉट किए जाते हैं? अलॉट किया जाता है, आपको नहीं ओके। पता कौन से शेरपा आपको कहाँ मिलेंगे। तो शेरपाज़ का कोई बैकग्राउंड नहीं आपको बताया जाता पहले, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, मुझे जैसा निम्मा नीरू शेरपा मिले, तो बेस्ट शेरपा। वो ओके। और मेरा इतना खूबसूरत भाई-बहन का हम लोगों का बॉन्ड बना था कि मतलब आज तक मैं ज़िंदा हूँ। और उसका रीज़न ये था कि कई बाहर फॉरेनर्स क्लाइंबर्स जो आते हैं, वो क्या करते हैं कि शेरपाज़ को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर वो भी उनसे बड़ा प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं। आप उनके लिए प्रैक्टिकली बिहेव करोगे तो वो भी आपको प्रैक्टिकली वो करेंगे। तो मेरा और मेरे शेरपा का ये था कि मैं एक गिनी वाला लड्डू का खाती थी, मैं बोली दाई आप भी खा लो। तो उनके बॉटल में अभी आखिरी पानी की बूंद बची है 2, तो वो खुद पी सकते, फिर भी वो मेरे को बोलते तुम भी पी लो। तो इस तरह से भी उन्होंने मेरा साथ गिव एंड निभाया। टेक वाला होना चाहिए आपका। अगर आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ हर जगह लागू होती है। अगर आप अगले को भी इंसान को इंसान की तरह ही समझोगे तो वो भी आपको इंसान ही समझेगा। एग्री।